हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार एक बार फिर आप लोगों का न्यूटन एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को आणविकता के बारे में कुछ समझाया था। मैंने अभिक्रिया की कोटि तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आणविकता भी मैंने उसके साथ ही समझाई थी। आज थोड़ी सी और अपन आणविकता के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो आणविकता की अगर अपन बात करें मोलिकुलरिटी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें जितने अणु भाग लेते हैं उन अणुओं को अपन आणविकता कहते हैं, ठीक है। और अणुओं की उन संख्या पर जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं उसको अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है, मैंने आपको समझा दिया था। तो आणविकता में यही होता है कि मान लो कोई अभिक्रिया दो पदों में हो रही है तो अपन बोलते हैं कि एक पदी अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो एक पद, अगर एक पद में अभिक्रिया हो रही है तो उसमें टोटल अणु कितने हैं, उन सबकी संख्या को अगर अपन गिन लें तो जो उसको अपन क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। मतलब सीधा बोल सकते हो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो आणविकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझ लो। अभी तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि तो और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आणविकता के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि क्या जो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो अधिकतम कितना हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अपन वो बात करें तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो 3 से अधिक नहीं होती। जटिल अभिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा रियल केस में 3 से ज़्यादा अणु हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते उसको समझो। मान लो कोई अभिक्रिया जो उसमें एक ही अणु है, अकेला है, ठीक है, और उससे कोई उत्पाद बन रहा है। एक अभिक्रिया कुछ इस तरीके से अभिक्रिया है जिसमें एक ही अभिकारक है और उत्पाद बन रहा है। एक अभिक्रिया कुछ ऐसी जिसमें 2 अभिकारक हैं और वही आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। और एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 3 अभिकारक हैं और उत्पाद बन रहा है। ये सपोज मान लो कि 4 है, अगली वाली में मैं 4 लेता हूँ। मैंने कहा 3 से अधिक नहीं होते, मैं 4 ले देता हूँ, आपको बताऊँगा क्यों नहीं होते। और 4 है, तो अब यहाँ अभिक्रिया क्यों नहीं होगी, यहाँ उत्पाद क्यों नहीं बनने वाला है, इस चीज़ को समझो। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं में कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन देखो मुश्किल है क्यों ऐसा, उसको समझना। मैंने आप लोगों से कहा था अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ अभिक्रिया कैसे होगी, जो अभिकारक ए है वो इसी के समान दूसरा अभिकारक ए होगा, उससे आपस में टकराएगा। ये दोनों आपस में टकराएंगे, इनकी पुराने बंध टूटेंगे और उत्पाद बनेगा। तो ये इन दोनों के टकराने से होता है। अब इन दोनों का सेम टाइम पे टकराना आसान है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो जब भी टकराएंगे सेम टाइम पे टकराएंगे क्योंकि दो ही है ना, एक ही जैसे है ना दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, तब भी जब भी टकराएंगे सेम टाइम पे आपस में टकरा सकते हैं। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं वाली, तो ये रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगी। ए को बी से टकराना है, चाहे ए कितना भी फास्ट चले। सपोज मान लो कि इतना दूर है, अब ये चल रहे हैं तो ए ने थोड़ी ज़्यादा दूरी तय कर ली। सपोज मान लो ए यहाँ आ गया अभी, ठीक है, बी यहाँ था, इसने इतना सा ही चला और यहाँ पर टक्कर हो गई, ठीक है। तो जब भी टकराएंगे ए और बी आपस में टकरा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए से टकराएगा तो कुछ नहीं होगा, ए जब बी से टकराएगा तभी कंपाउंड बनेगा, बी से टकराएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो आया है कि मुश्किल है कि ए और बी ही आपस में टकराएं, आपस में ए भी आपस में टकराएंगे, बी भी आपस में टकराएंगे, लेकिन उनसे उत्पाद नहीं बनेगा। ए का बी से टकराने से ही उत्पाद बनेगा, लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ज़्यादा। अब 3 वाले में देखो क्या होगा, एक आपका ए है, एक आपका बी है और तीसरा आपका सी है। अब ये इनकी टक्कर होने वाली, तो देखो क्या होता है, ए यहाँ से चला, बी भी यहाँ से चला और सी भी यहाँ से चला, तीनों इस जगह पर आकर मिल गए और टकरा गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि भाई ए आया, जरूरी नहीं कि उसी समय यहाँ पर बी भी आ जाए और उसी समय यहाँ पर सी भी आ जाए। अभिक्रिया कब होगी, जब ये तीनों सेम टाइम पर एक ही जगह आपस में टकराने वाले। ऐसा नहीं कि ए और बी पहले टकरा गया बाद में आके सी टकरा रहा है, ऐसा नहीं। तीनों को उसी टाइम पर एक साथ आपस में टकराना होगा, तब जाके आपका उत्पाद बनने वाला है। तो ये अकेला था तब तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी आपस में टकराने की, जब ये 2 थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ए आया फिर बी आया, भले ए थोड़ा जल्दी भी आ गया, बी बाद में भी आया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी की ही टक्कर होनी है। ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई और आके जब टकरा जाएगा, कोई नहीं। लेकिन यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर सी लेट हो गया तो ए और बी की टक्कर पहले ही हो जाएगी, सी के पहुँचने से पहले ही ए और बी की टक्कर हो जाएगी, फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब तीनों को एक साथ एक ही समय पे टकराना है, तब जाके आपका उत्पाद बनने वाला है। तो 3 तक तो फिर भी ये थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है, लेकिन 4 अणु का बहुत मुश्किल है कि ए, बी, सी और डी चारों एक ही समय पर एक साथ एक ही जगह पर टकराए, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आणविकता जो होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं होती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आणविकता जो होती है वो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि आणविकता जो होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब किसी भी अभिक्रिया में एक अणु भाग ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा अणु भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, अभिक्रिया का होना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं फटाफट से आपको आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझा देता हूँ कि क्या होता है। अपन लिखते हैं आणविकता और एक साइड अपन लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनका डेफिनेशन का ही हो जाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पर कुल अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में कितने अणुओं ने भाग लिया, उन कुल अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया दर को निर्धारित करते हैं, मतलब जिन पर अभिक्रिया की दर जो है वो डिपेंड करती है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करती है, उसको अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सेकेंड अगर आप लोग देखोगे तो जो सेकेंड यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है वो आप देखें तो जो आणविकता होती है, आणविकता जो है ये एक सैद्धांतिक जो है, ये सैद्धांतिक है, ठीक है। मतलब केवल इसको अपन बात करें तो केवल अपन इसको थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, है ना। ये एक लिखा हुआ चीज़ हो गया, है ना, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे हैं इसकी, ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो ये एक प्रायोगिक, इसका निर्धारण जो होता है वो प्रयोगों के द्वारा होता है, तो ये एक प्रायोगिक है, इसमें प्रयोग होता है, ये इसका निर्धारण प्रायोगिक है। इसका निर्धारण कैसा, ये एक सैद्धांतिक थ्योरी है, ठीक है, और ये एक प्रायोगिक थ्योरी है। इसको प्रैक्टिकल करके आपको निकालना होता है कि उसकी कोटि कितनी होती है। मैंने आपको समझाया था जब पढ़ाया था तब, जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा। मैंने आपको समझाया है कि इसका निर्धारण जो आप देख के नहीं बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया की दर जो है वो किस अभिकारक पर डिपेंड कर रही है, वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो इसको प्रैक्टिकल करके आपको पता करना होता है। थर्ड अगर बात करें यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस होता है। आणविकता जो होती है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन आणविकता प्रभाज में नहीं होती। प्रभाज मतलब समझते हो ना, फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना, अपॉन में नहीं होती है, डेसिमल में नहीं होती है ना, तो आणविकता प्रभाज नहीं होती। और यहाँ अगर आप बात करोगे तो आपकी जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रभाज में भी हो सकती है, प्रभाज में हो सकती है, ये फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। फिर फोर्थ अगर बात करें तो आणविकता जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती। नोट कर लेंगे आप लोग, क्या कहा मैंने, आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। मैंने कल भी समझाया था, अपन ने आणविकता किसको कहा है, ऐसे अणु जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अपन आणविकता कह रहे हैं। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि अभिक्रिया में कोई अणु भाग ही ना ले, कोई न अणु तो भाग लेगा, मतलब कोटि शून्य नहीं आने वाली है। और ये जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था, जरूरी नहीं है कि जितने भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करे। मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट वीडियो में कि यदि अभिक्रिया में कोई कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक अगर है, तो उस अभिक्रिया की दर जो है उस उत्प्रेरक पर डिपेंड करती है, अभिकारक की सांद्रता पर नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो शून्य कोटि की हो जाती है, मतलब शून्य होता है। क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है, लेकिन आपकी आणविकता जो है वो कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट आप लोग देख लें कि आणविकता जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको देख। आणविकता जो होती है उससे कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की अगर आप क्रियाविधि की बात करेंगे तो क्रियाविधि की कोई जानकारी नहीं मिलती। अभिक्रिया की क्रियाविधि की आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है, जबकि अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो ये आपको उसकी क्रियाविधि की जानकारी देता है, क्रियाविधि की जानकारी देता है। क्रियाविधि की जानकारी देने से मतलब समझ रहे हो अभिक्रिया किस क्रियाविधि से होगी। मैंने कहा आप इस क्या ये चैप्टर जो है इसमें अपन क्रियाविधि की और अभिक्रिया की दर की बात करें। क्रियाविधि अभी तक मैंने नहीं समझाई है, अभी तक अपन ने क्या बात करी, अभिक्रिया की दर के बारे में बात करी है, अभिक्रिया की रेट के बारे में बात करी है, अभिक्रिया की कोटि पढ़ ली अपन ने, आणविकता पढ़ ली है, दर स्थिरांक अपन ने पढ़ लिया, लेकिन क्रियाविधि नहीं पढ़ी। क्रियाविधि का मतलब होता है कि अभिक्रिया किस
प्रोसेस से हो रही है, कौन पहले रिएक्ट कर रहा है, पहले क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फिर कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ समझते हैं, उसको क्रियाविधि कहते हैं। तो यहाँ जानकारी मिल जाती है। आणविकता से अपने को पता चल जाता है कि अभिक्रिया जो है, आणविकता से आपको नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया जो है वो किस क्रियाविधि से हो रही है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है आपको जानकारी दे देती है कि अभिक्रिया जो है वो किस क्रियाविधि से होगी। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बाद में और भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये डिफरेंस होता है आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। चलिए आज अगर बात करेंगे, इसके आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका जो अभिक्रिया की कोटि तो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन उसके दर स्थिरांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना होता है। तो आपके सिलेबस में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और दूसरा है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आज मैं आपको समझाता हूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक आपको कैसे उत्पन्न करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है, आपसे भी पूछा जाएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया कि आप पूरा लिखना, दर स्थिरांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है। मैंने कहा था कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर R जो है, मान लो कोई भी अभिकारक है, उसकी सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा, और ये जो घात होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, कोटि। तो ये क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो दर है वो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए अपन शून्य घात के समानुपाती लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर शून्य होती है वो 1 हो जाता है। तो चलिए ये तो डेफिनेशन हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, मान लो आपके पास कोई अभिक्रिया है, ए आपका अभिकारक हो गया और ये कोई उत्पाद बना रहा है, ठीक है। सपोज मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी, ये अभिक्रिया जो है ये कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर होती है, अभिक्रिया की दर, जस्ट मैंने अभी यहाँ कहा कि अभिक्रिया की दर R जो होती है ये समानुपाती है अभिकारक की सक्रिय सांद्रता, यानी अभिकारक कौन सा अपना A, सक्रिय सांद्रता को ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात की, शून्य घात के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसके ऊपर 0, ठीक है। ये शून्य घात की क्या हो गई, समानुपाती हो गई। अब मैं यहाँ पर समानुपाती का साइन अगर हटाता हूँ तो R इज इक्वल टू आता है, ये अपन ने कैसे लिखा है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिखा है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उससे अपन ने ये लिखा है। समानुपाती का चिन्ह जब हटाओगे तो इज इक्वल टू आएगा, स्थिरांक आ जाएगा K और A0, ऐसा कैसा आपका। R की जगह आप क्या लिख सकते हो, यदि मैं इस अभिकारक के हिसाब से, मतलब इस A अभिकारक के हिसाब से अगर अभिक्रिया की दर को डिनोट करता हूँ, तो मैंने कहा था कैसे लिखा जाता है, ये खर्च होने वाला है तो खर्च होने के लिए माइनस का साइन आता है, और A की सांद्रता में कमी, तो A की सांद्रता को लिख दो dA अपॉन dt। कहा था इस तरीके से लिख सकते हैं, तो R को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये इज इक्वल टू का साइन ऐसा कैसा, ये K भी ऐसा कैसा, और A की पावर 0 भी मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों से कहा था, और आप सब लोग जानते होंगे कि जिस किसी की भी पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसकी जगह अगर 1 लिखेंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, इंपॉर्टेंट बात, जितना मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ और आज से पहले जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक, उन सब के जो नोट्स हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, फिर इज इक्वल टू ये K लिख देता हूँ, और ये A की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये तो हट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इस माइनस और dt इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ आपका बन जाएगा dA इज इक्वल टू माइनस dt इंटू K, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको दे दो आप, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन बोलेंगे ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो समीकरण 1 आपका आया है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में अपन क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। मैथ्स वाले तो जानते हैं लेकिन बायो वाले नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सिंपल सा समाकलन है, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, बस उतना सा याद रख लेना। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। जब यहाँ समाकलन करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, इस समाकलन का साइन कुछ इस तरीके का होता है, स्मॉल d, इसको ऐसा कैसा लिख दो, इधर वाला तो सेम लिख दिया, इसके आगे समाकलन का साइन लगा दिया मैंने,
इज इक्वल टू, इधर भी अपन समाकलन का साइन लगाएंगे, ये समाकलन का साइन होता है आप याद रखेंगे, और माइनस dt इंटू के। ठीक है, अब जब ये समाकलन से बाहर आते हैं तो कुछ भी नहीं करना, ये स्मॉल डी जो है इसको हटा के लिख दो, यहाँ से डी हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ आपका ए बच गया, ए की सांद्रता इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका माइनस टी इंटू के प्लस सी। ठीक है, ये c जो है ये यहाँ पर समाकलन स्थिरांक होता है, तो आप नीचे लिख देंगे c इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक, और ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसको नोट करें और स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं। अब इतना करने के बाद आपको जाना है अभिक्रिया के प्रारंभ में, जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब क्या होता है वो देखेंगे आप। अभिक्रिया के प्रारंभ में मतलब अभी अभिक्रिया आपने स्टार्ट ही नहीं करी है, वहाँ जा रहे हैं, तो देखो क्या होता है। अभिक्रिया खत्म होने के बाद क्या होता है, dt समय पर, अगर t समय पे बात करेंगे तो अभिक्रिया की सांद्रता में इतना परिवर्तन हो गया है, ये अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन हुआ उसको अपन ने लिखा है। लेकिन जब अभिक्रिया स्टार्टिंग हो रही, मतलब जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है, समय बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है, मतलब आपका t इज इक्वल टू कितना है, 0। अभी अपने बिल्कुल भी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं करी तो टाइम कितना हुआ, 0। स्टार्टिंग में तो टाइम 0 ही होगा, अभिक्रिया होने के बाद जो समय है वो t हो गया, लेकिन अभी t क्या है, 0 है, समय अभी बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की सांद्रता रहेगी यानी ये a, ये t समय पर है, ये क्या है, t समय पर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्टार्टिंग में अभिक्रिया के प्रारंभ में ये कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक सांद्रता को लिखा जाता है a नोट। ठीक है, यहाँ नीचे 0 लगा दे, ऊपर लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्क्वायर में क्या है, पावर इसकी 0 है, तो a नोट को आप ऐसे लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऊपर भी 0 लिखा हुआ दिखेगा तो इसको a नोट लिखा जाता है। तो ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई। ठीक है, तो अभिक्रिया के प्रारंभ में गए तो t इज इक्वल टू 0 और प्रारंभिक सांद्रता को अपन ने ले लिया a नोट। तो ये जो जितना भी वैल्यू आया वो वैल्यू अपन कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 जो आपका आया उसमें रखते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपको सब में करना है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया करेंगे ना अपन तब भी ये सब होने वाला है, इसलिए यहाँ पर समझ लिए क्या किया मैंने। तो t इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये a जो है ये क्या बन जाएगा, a नोट बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका a नोट क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई, इज इक्वल टू ये माइनस का साइन वैसा का वैसा, t का हो गया 0 इंटू के प्लस सी, तो ये तो हो गया 0, ये माइनस माइनस सब चला जाएगा यहाँ पर है ना, ये सब 0 हो गया, 0 माइनस का होता कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो a नोट इज इक्वल टू आया है वो कितना आ गया, c आ गया, c इज इक्वल टू a नोट आ गया। फिर से आपको समीकरण 2 को ही लेना है, इधर का मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग ने आई होप आपने नोट कर लिया हो, तो मैं यहाँ रफ करता हूँ, बाकी का मैं यहाँ लिखूँगा। तो आप देखेंगे कि ये c की जगह क्या है, a नोट, मतलब मैं इक्वेशन 2 से वापस से समीकरण 2 लूँगा। देखेंगे आप क्या करना है, समीकरण 2 से फिर से मैं करने वाला हूँ। ये जो c इज इक्वल टू a नोट आया, मतलब इस c की जगह में a नोट लिख सकता हूँ। तो देखो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये a इज इक्वल टू माइनस टी इंटू के प्लस, उस c की जगह क्या लिख दूँ, a नोट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, दर स्थिरांक k के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना था, तो k को छोड़कर बाकी सबको इधर ले आते हैं अपन। तो ये यहाँ अगर अपन बात की तो माइनस का t k है, इसको इधर ले आओ पहले, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का t इंटू के इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर a नोट इधर ऐसा कैसा है, और ये a इधर प्लस का है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या किया, ये माइनस का t k था इधर लेके आ गए, प्लस का हो गया, a नोट ऐसा कैसा नोट कर लिया और इस a को इधर लिया। अब यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लो, t इज इक्वल टू a नोट माइनस a अपॉन, ये k का वैल्यू निकालना है ना, तो t जो है इधर अपोन में आ जाएगा। तो यही आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है, ये मान आने वाला k इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता माइनस t समय पे सांद्रता और अपोन में t। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हो गया। अब आपको अगर इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं कल आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिखाऊंगा। आज का वीडियो भले छोटा रहेगा लेकिन एक एक चीज़ को समझेंगे, पहले शून्य कोटि समझ लिया फिर अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझेंगे। बस इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जाने वाला है इस बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो शून्य कोटि का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि
अभिक्रिया के लिए आपको निकालना है अर्ध आयुकाल के लिए। क्या लिखा मैंने? अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयुकाल के लिए आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अब ये हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल होता क्या है, पहले इसको समझ लो। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्ध पूर्ण हो जाती है, मतलब आधी कंप्लीट हो जाती है, उस समय को अपन उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये बहुत सिंपल, नाम से समझ में आता है। अर्ध आयुकाल मतलब वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया जो है वो आधी कंप्लीट हो गई है, आधी पूरी हो गई है, उसको उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा जो डेफिनेशन वो होता है, ये होता है कि वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया में, सपोज मान लो अभिक्रिया आपका वही है, ए से आपका उत्पाद बन रहा है, तो वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह गई हो, आधी रह गई हो। आधी अभिक्रिया का कंप्लीट होने का मतलब क्या है, आधा जो अभिकारक है वो खत्म हो गया। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया के अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह जाती है, उस समय को अपन उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है। और जो अर्ध आयुकाल होता है उसको डिनोट किया जाता है टी, और इसके सफिक्स में आता है हाफ। टी हाफ से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो टी था, ये यहाँ तक तो आपको करना ही है, ठीक है। या फिर आप इसको सीधा याद रखें, जब आपसे केवल अर्ध आयुकाल पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें कि के का वैल्यू जो है शून्य कोटि के लिए क्या आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये अगर आप याद रखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टी है वो तो क्या बन गया, टी हाफ। अर्ध आयुकाल पूछा तो टी तो आपका टी हाफ बन गया, तो टी की जगह अपने को क्या लिखना है, टी हाफ लिखना है। और जो सांद्रता है, अब यही मेन समझना है कि जो सांद्रता होती है, जो टी समय की जो सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। बस ये चीज समझना है। टी समय पर सांद्रता कितनी थी, ए, तो ए का मान जो है, ये जब अपन अर्धायुकाल निकालेंगे तो इस ए का मान जो है ये प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाता है, आधा। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता थी ए नोट, इसका कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की जो सांद्रता है, ये रह गई टी समय की सांद्रता, सांद्रता जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, उसको अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो ये मैंने प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर दिया, जो टी समय की सांद्रता थी उसको कितना कर दिया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर दिया। तो ये टी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दो, इस इक्वेशंस में रख दो। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा सपोज मान लो। तो थर्ड इक्वेशन से अपन करते हैं, इसमें ये वैल्यू रखते हैं। तो के तो आपका एज इट इज, के इज इक्वल, ये ए नोट आपका एज इट इज, ये लिख दिया मैंने, ये माइनस का साइन भी आपका एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये ए की जगह आपको लिखना है ए नोट अपॉन 2, ये लिख दिया आपने, ए की जगह ए नोट अपॉन 2। इस पूरे के अपॉन में आपको क्या दिख रहा है, टी, टी की जगह आपको लिखना है टी हाफ, तो ये हो गया टी हाफ। अब अपने को अर्धायुकाल का वैल्यू निकालना है, तो टी हाफ को इधर लेके आ जाओ, तो ये टी हाफ तो आ गया इधर, इज इक्वल टू, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2 ए नोट माइनस ए नोट, है ना। 1 का ए नोट में करोगे तो ए नोट ही आएगा, तो ये तो ऐसा हो गया। और अपॉन में देखो ये टी हाफ इधर चला गया तो के इधर आ जाएगा, तो ये के आ गया। यहाँ देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इस टी हाफ को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको ये दिखे यहाँ पर सही। चलिए, तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ आपको एलसीएम लेके इसको सोल्व करना तो आ ही जाएगा। एलसीएम लोगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ए नोट में करोगे तो 2 ए नोट, माइनस का साइन वैसा वैसा, 1 का इसमें करोगे तो ये नोट, ठीक है। अब क्या करना है, ये के अपॉन में 1 ले लो, के को ऊपर लेके जाओगे तो 2k हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैथ से बहुत सिंपल। तो टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 ए नोट में से एक ए नोट माइनस होगा तो कितना बचेगा, एक आपका क्या बचेगा, ए नोट बचेगा, और अपॉन में ये 2 ऊपर जाएगा तो 2k बन जाएगा, तो ये बन गया आपका 2k। तो देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टी हाफ जो है, टी हाफ इज इक्वल टू आया ए नोट अपॉन 2k। और आप सब लोग जानते हो कि जब समानुपाती का साइन अपन हटाते हैं तो k आता है। अगर इस k को मैं हटाऊंगा तो ये जो टी हाफ है ये समानुपाती हो जाएगा किसके, इसकी प्रारंभिक सांद्रता के। आपको ये नीचे 2 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। के को अगर मैं हटाऊंगा तो ये समानुपाती हो जाएगा किसके, ए नोट के। मतलब सीधी सी बात है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आपको ये यहाँ तक करना है। क्या करा मैंने, इस के को हटाया, जब अपन समानुपाती का साइन हटाते तो के आता है, के को हटाओगे तो समानुपाती का साइन वापस आ जाएगा। तो इस 2 को लिखना ज़रूरी नहीं है आप,
टी आप समानुपाती कर दो आप ए नोट के, तो देखो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर शून्य कोटि के लिए जो अर्धायुकाल आया है वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरीके से आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक निकाल सकते हो, अर्धायुकाल भी आप निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको फिर दोबारा पढ़ाऊँगा। लेकिन वो फिर मैं लाइव क्लास भी मैंने स्टार्ट किया है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रोज़ देख रहे हैं वीडियो में, और आप भी अगर लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो वीडियो स्टार्ट में चलता है तब आप लोगों को मैंने वहाँ पर नंबर दिया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करिए पर्सनली, तो मैं आप लोगों को जो है लिंक सेंड कर दूंगा। रेगुलर 3 बजे अपना लाइव क्लास चलता है। मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक आप इसको पढ़िए। और आज का जितना भी अभी तक मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है 4th यूनिट में, वो सारे नोट्स भी मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। ओके।